नमस्कार दोस्तों, वेदू ओड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं रासबिहारी शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th का जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है दोस्त, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स सीरीज जो चलाई जा रही है, वेदू ओड़ा का जो यूट्यूब चैनल है और वेदू ओड़ा का जो पर्सनल ऐप है, वो सब पे चलाई जा रही है 10th क्लास टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए एक टारगेट सीरीज, जिसे आप रिवीजन सीरीज भी कह सकते हो, है ना, जिसके अंदर पूरे मैं मैथमेटिक्स पोर्शन को मैं हैंडल कर रहा हूं और आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं आरवी शर्मा आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। ओके दोस्त, चलो दोस्त, तो अब हम लोग जो है लास्ट क्लासेज में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करा था। सीबीएसई के अंदर जो भी सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थी 10th क्लास की, वो मैंने सारे क्वेश्चन को हमने हैंडल किया था, उसके साथ अच्छे से डील करा था। वो सारे क्वेश्चंस दोस्त ऐसे तो माने जाते हैं कि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे उसके अंदर जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ओके दोस्त, अब हम लोग उसी सीरीज को फिर से आगे बढ़ाते हैं और हमने जहां तक कल उसे स्टॉप किया था, अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। ओके दोस्त, चलो आ जाओ। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा मेरा वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे होगा, जो मैक्सिमम टाइम 4 मार्क्स में आते हैं। ओके दोस्त, चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k - 4x² + 2 × k - 4 × x + 2 = 0 एंड रूट्स आर इक्वल। समझ गए? इसके अंदर आपको क्या कह रहा है कि इसने कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपका गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कह सकते हैं दोस्त, ये जो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स इक्वल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, इसके रूट्स क्या है? इक्वल है। तो इक्वल रूट्स वाले कंडीशन लगा दो। लेकिन इसके अंदर सीखना क्या है? कल तो हमने बहुत इक्वल रूट वाले कंडीशन लगाए, इसमें एक चीज सीखना है। क्या सीखना है? जो सुन, कि आपके पास दिया हुआ है k - 4 × x² + 2 × k - 4 इंटू क्या लिखा हुआ है? x + 2 = क्या लिखा हुआ है? 0। सीखने वाली बात क्या है कि ये वाली बात सीखनी है। x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन पहले तुम अप्लाई करो कि k - 4 इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, और ये नॉन जीरो होती है तो k की वैल्यू किसकी वजह से 0 होगी? 4 की वजह से। तो उसको हम हटा देते हैं। I mean k दुनिया का सारा वैल्यू हो सकता है लेकिन 4 नहीं हो सकता है। ये कंडीशन I mean अगर आप k की वैल्यू फाइंड आउट करते हो और उसमें अगर k की वैल्यू 4 आ गई तो आपको हटा देना है, उसको निगलेक्ट कर देना है। रीजन ये है, बस यही सीखना है आपको। अब इक्वल रूट्स वाले कंडीशन लगा दो फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है दोस्त? इक्वल रूट्स के लिए आपने पढ़ा है कि b² की जो वैल्यू होती है वो 4ac के इक्वल होती है। आपने ये पढ़ रखा है। v² किसके इक्वल होता है? 4ac के इक्वल। अब भाई हम कहते हैं कि b² करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 × k - 4, इसकी क्या हो जाएगी? होल स्क्वायर। 4ac करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4 × 2 इंटू क्या हो जाएगी? k - 4। अब हमारे पास हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गई। k - 4 की होल स्क्वायर इंटू k - 4। देखो दोस्त, k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, हमने चीज़ों को कैंसिल आउट कर दिया। हो गई ना? समझ गए चीज़ों को? अब इससे हमें क्या पता चला? अगर k माइनस, देखो इसको अगर हम इधर लाते तो हम क्या लिख सकते थे? k - 4 को हम कॉमन ले सकते थे और हमारे पास क्या बचता? तो हमारे पास अब बचा हुआ इधर 2 और इधर बचा हुआ है k - 4। तो k की वैल्यू क्या हो गई? k की वैल्यू 6 हो गई। हमने ये जो कंडीशन अप्लाई किया है, कौन सा कंडीशन मैंने अप्लाई किया भाई? ये वाली कंडीशन कि k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, इसी वजह से मैंने इसको कट किया है। आप अगर ये कंडीशन अगर आप अप्लाई नहीं करते तो हो सकता है आपको k की 2 वैल्यू दिखती, एक 6 भी दिख जाती, एक 2 भी दिख जाती, और जो 4 भी दिख जाती, और आप फटाफट कर देते कि अच्छा यही तो आंसर है, और वो गलत चली जाती है ना। हमने पहले ही कह दिया कि k की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, और जब k 4 नहीं हो सकती तो k - 4 कभी 0 नहीं हो सकता, और जब k - 4 कभी भी 0 नहीं हो सकती, तब हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों तरफ k - 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो इससे ये पता चलता कि हमने दोनों तरफ LHS और RHS के तरफ हमने 0 वाली वैल्यू को कट कर दिया है, और जो कि बहुत ही गलत बात है। गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बड़ा ही मतलब जिसको कह सकते हो ना कि बड़ा जाना पहचाना क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है ना।
a प्लस बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है, इसने ये कहा है। देखो भाई, इसने क्या कहा है तुमसे कि a प्लस बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल तरीका है। पहली बात तो ये कि a प्लस बी प्लस एक्स लिखा हुआ है यहाँ, इस बात पे तुम ध्यान दोगे, कंडीशन लगा दो। भाई हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात तो हमें जो जो चीज़ें नीचे दिख रही है हम उस पर पहले माइंड करते हैं। भाई जो भी चीज़ें नीचे है वो कभी 0 हो नहीं सकती, समझ गए? इसने ये बात दिखाकर इसने ये कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर a इक्वल टू 2 है तो b इक्वल टू अगर -2 आ गया आंसर, तो ऐसा आंसर कभी भी नहीं होगा कि दोनों को जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है, ऐसा आंसर कभी भी नहीं लेना है ना। I mean a की वैल्यू कभी भी -b के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये पहला कंडीशन। दूसरी बात, जो जो चीजें नीचे है वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगी। I mean अगर a नीचे में है, b नीचे में है, ये वाली नीचे है, तो सबको 0 के इक्वल जो होता है ना, नॉन जीरो टर्म होगा सारा का सारा। I mean a प्लस बी प्लस एक्स नेवर इक्वल टू 0। I mean हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती -a प्लस बी। निगेटिव वैल्यू एक कभी भी कंटेन नहीं करेगा दोनों का प्लस का निगेटिव। a 2 आ रहा है, b 3 आ रहा है, 2 + 3 कितना होता है 5, -5x की वैल्यू कभी भी नहीं होगी। समझ गए बातों को? चलो अगली बात क्या है, एक बात यह है कि a नीचे है तो a की भी वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए और b की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर a और b की वैल्यू तो साथ में, तो 0 कभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने पहले ही कहा है कि a प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो 0 + 0 0 हो जाता, तो a और b दोनों एक साथ तो 0 नहीं होगा, लेकिन अकेले अकेले भी 0 नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का टर्म 0 हो गया तब तो नॉन डिफाइंड टर्म हो गया ना, ये तो चीजें गलत हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगा। अब करो इसको, इस क्वेश्चन को करने का बड़ा सिंपल तरीका है। x वाले जितने भी टर्म तुमको दिख रहे हैं सबको एक तरफ कर लो, सबको एक साइड। x कहाँ दिख रहा है? x यहाँ पे दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, ये वाली टर्म में x है, ये वाली टर्म में x है, तो हम उसको एक साइड रखते हैं। तो कैसे करेंगे भाई? इसको लिखेंगे 1 + a + b + x और माइनस क्या लिखेंगे 1/x और इक्वल टू क्या हो गया 1/a और प्लस क्या हो गई 1/b। अब हम इसको करते हैं, ये ऊपर जाएगा तो x और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा a + b + x और बाय में क्या हो जाएगा, बाय में देखो क्या हो जाएगा x × a + b + x। समझ गए? और इक्वल टू क्या हो जाएगा a + b और बाय कितना हो जाएगा ab। ये बातें क्लियर है तुम्हारी? समझ गए? तुम्हें नहीं लगता कि x से सर x तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, और इधर -a + b आएगा और ये प्लस b यहाँ ऊपर है सर, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा? एक्सप्रेशन देखो क्या बचा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन ऐसा बचा -1/x × a + b + x, है ना, इक्वल टू क्या हो गई 1/ab। ये बात तुम्हारी क्लियर है? अब भाई इसको उधर घुमा दो, इसको इधर घुमा दो, सिंपल तो कर दो। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -ab और इसको इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा x × a + b और प्लस क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब हमारे पास बात आ गई, देखो क्या हो गई भाई, देखो देखो देखो, ये x हो गई है ना। ठीक है, अब देखो ये बड़ा सिंपल है, x² + a + b x + ab हो गया, है ना। और अगर तुम उसको फैलाओगे तो क्या मिलेगा x + a × x + b। समझ गए चीजों को? I mean अगर उसको करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा x + a × x + b इक्वल टू क्या हो गई 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई -a एंड -b। ठीक है, तो हमारा यहां से क्या आंसर आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है कि हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर हमें यहाँ से दो आंसर मिल रही है, एक x की वैल्यू क्या आ रही है -a और एक वैल्यू क्या आ रही है -b। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गए? I mean इसका आंसर क्या हो जाएगा -a और -b। कैसे चीज़ों को करना है समझ गए?
इस वजह से करना है दोस्त, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तुमको एक 1/2a प्लस b प्लस 2x ऐसे करके एक क्वेश्चन आया हुआ है, और बाय 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x ऐसा करके भी एक क्वेश्चन आया है। a को उसने 2a से रिप्लेस कर दिया है और x को 2x से रिप्लेस कर दिया। सेम क्वेश्चन इसी तरह से करना है। करना क्या है, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड और जो वेरिएबल वाले टर्म नहीं है उसको एक साइड। समझ गए बातों को? क्लियर है? तो ये चीज तुमको समझ आनी चाहिए। और अगर तुम सोचोगे कि सर आपने डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, ऐसा कैसे कर दिया सर, आपने इधर घुमा दिया, इसलिए घुमा दिया क्योंकि मैंने पहले ही कंडीशन लेके रखा है। सारा कंडीशन मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया है। अगर तुम ऐसा कंडीशन नहीं अप्लाई करते हो तो अगर कोई अच्छा एग्जामिनर भी अगर आपकी कॉपी चेक करता है तो वो क्या करेगा, कट कर देगा। समझ गए? तो ऐसी गलतियां नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If a student had walked 1 kilometer per hour faster, he would have taken 15 minutes less to walk 3 kilometer. Find the rate at which he was walking. देखो भाई, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है, वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से फास्ट उसने वॉक करना स्टार्ट कर दिया और 3 किलोमीटर वॉक करने में उसको लेस टू वॉक 3 किलोमीटर। ही वुड हैव टेकन 15 मिनट लेस टू वॉक 3 किलोमीटर। उसने 3 किलोमीटर का जो वॉक किया तो उसको 15 मिनट कम लगा टाइम। ठीक है। फाइंड द रेट एट विच ही वॉज वॉकिंग। आपको बताना है कि वो किस रेट से वॉकिंग कर रहा था। तो हम पहले कहते हैं कि भैया उसने सपोज ए से बी की ओर मूव करा, उसने ये डिस्टेंस मूव किया है और उसने इसके बीच कितना का डिस्टेंस है भाई, 3 किलोमीटर। अब हमने कहा कि सर उसकी जो वॉक करने की जो रेट है वो हमने मान लिया। हमने क्या माना कि लेट द रेट ऑफ वॉकिंग, आई मीन उसकी जो यूजुअल जो हमेशा जिस तरीके से वॉकिंग करता है तो उसकी रेट को हमने मान लिया x km पर आवर। ठीक है। आपने ये एज्यूम कर लिया, हमने कहा कि सर एज्यूम कर लिया मैंने कि सर उसने x किलोमीटर उसका फिक्स है कि वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो वॉकिंग करता है। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उसने कहा कि अब वो थोड़ा फास्ट उसने तेजी से उसने मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है। जब मान लो तुम्हें जाना है, पहले तुम नॉर्मली आराम से जा रहे हो और कोई काम पड़ गई तो तुमने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, तुम्हें कम टाइम लगती है ना, सेम तरह की बात है। अब हम कहते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने कहा कि अगर फास्ट वो मूव करेगा 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो बताओ अब उसकी वॉकिंग रेट क्या है? व्हेन he moves 1 kilometer per hour faster than the usual walking, then what will be the rate of the walking? x plus 1 kilometer per hour, है ना। ये चीज आपको समझनी है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि when he moves 1 kilometer per hour faster then द वॉकिंग रेट, तब आपको कहना है कि सर वॉकिंग रेट क्या होगी। ठीक है। तब इसकी वॉकिंग रेट आपको क्या लिखना है, जितनी लिखी हुई है उससे +1 x + 1 km पर आवर। समझ गए? सर इसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, इक्वेशन बनाने के लिए तुम सीख जाओ, इक्वेशन। समझ रहे हो? अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, उसने जब 3 किलोमीटर की वॉकिंग की है तो पहले उसको कितना टाइम लगा होगा, जब ये x किलोमीटर के स्पीड से उसने किया तो पहले टाइम उसको कितना लगा होगा। अब मैं इतना लिखूंगा नहीं, लिखने वाला काम तुम घर पे करो, है ना। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं टाइम उसको कितना लगेगा जब इस स्पीड से वो ट्रेवल करेगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 3, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि उसको टाइम लगेगा सर 3/x। अरे भाई कोई आदमी अगर स्लो मूव करेगा स्लो से तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी x किलोमीटर उसकी स्लो स्पीड है, जो यूजुअल वो वॉकिंग करता है वो स्पीड है उसकी, तो इसकी टाइमिंग तो ज़्यादा लगेगी, इसमें उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। t1 टाइम अगर सपोज इसको कहते हैं कि इसकी टाइमिंग t1 आ रही है, लेकिन अब अगर x + 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर वो मूव करता है, वॉकिंग करती है, तब तो उसे कम टाइम लगेगी क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो
3y(x+1) है ना। अब यहां से जो टाइमिंग आ रही है, यहां से जो टाइमिंग t1 - t2, इसकी वैल्यू कितनी है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को आपने यहां जितनी भी सारी वैल्यूज ली है वो आर में है, समझ रहे हो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर बचेगा, यहां से भी आर, तो आंसर भी आपको आर में देना है, माइनस करोगे आर में आएगी। तो 15 मिनट्स में कितने आर होते हैं, तो 1/4 होते हैं ना। 15 मिनट्स को आर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/4 आर। ठीक है, अब तुम इसको कैलकुलेट कर लो, 3y(x+1), इसको क्या कर सकते हैं 1/x - 1/x+1। 3 हमने कॉमन ले लिया है दोस्त, और जब हम कॉमन लेंगे तो 3 अगर ऊपर है इस साइड जाएगी तो किधर जाएगी, नीचे 1/12 हो जाएगी, तो हमने 1/12 कर दिया। अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं ना, x+1 - x कट हो जाएगी, 1/x × x+1 1/12। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 1/x × x+1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 1/12। सही बात है। अब मैं क्या करता हूं, कहता हूं कि सर x की वैल्यू दो वैल्यू नहीं हो सकती, x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। 0 किलोमीटर/आवर के स्पीड से कोई टहल सकता है क्या, नहीं टहल सकता, वो तो रेस्ट में माना जाएगा। x+1 निगेटिव में क्या कोई टहल सकता है क्या, नहीं टहल सकता है। तो आई मीन x की दो वैल्यू नहीं हो सकती है, ये तो कभी भी नहीं हो सकती है ना, क्योंकि x किलोमीटर/आवर उसकी वॉकिंग रेट है ना। तो हम कहते हैं कि सर x की दो वैल्यू नहीं हो सकती, x 0 नहीं हो सकती और x जो है कभी भी -1 नहीं हो सकती। हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया है। तब मैं इसको इधर इधर कर सकता हूं, घुमा सकता हूं ना, तो घुमा दो। घुमाने से क्या होता है, यहां से ये हो जाती है x × x+1 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। आप क्वेश्चन को फटाफट कर लो, x² + x - 12 इक्वल टू 0 है ना। ये क्या हो जाएगी x + 4 x - 3, x + 4 × x - 3 इक्वल टू 0। आपके पास x की दो वैल्यू आ रही है, एक 3 आ रही है और एक क्या आ रही है -4 आ रही है। निगेटिव में क्या कोई टहल सकता है क्या, नहीं टहल सकता। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 3 किलोमीटर/आवर है ना। ये उसकी यूजुअल स्पीड है, 3 किलोमीटर/आवर के स्पीड से वो टहलेगा। फाइंड द रेट एट विच ही वॉज वॉकिंग, वो किस रेट से टहलता था ये बताना है। तो कौन से रेट से टहलता था, 3 किलोमीटर/आवर के रेट से टहलता था वो। समझ गए चीज़ों को। अब लिखने वाली काम तुम्हारी। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर/आवर, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की जो है आपको बतानी है कि वो क्या उसकी स्पीड है। स्टिल वाटर में उसकी क्या ये है भाई, तो वो है सर 15 किलोमीटर/आवर उसकी स्पीड है। ये स्टिल वाटर में, पानी जब शांत है तो कितना स्पीड है उस बोट का 15 किलोमीटर/आवर है। अगर वो 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम जाता है, अप स्ट्रीम का मतलब समझते हो, अगर नदी की धारा इस दिशा में है तो बोट आ रही है इस दिशा में, धारा के उल्टी दिशा में। अगर स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है ईस्ट की ओर है तो बोट आ रही है किधर से, वेस्ट की ओर से आ रही है, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन। एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 hours 30 minutes। और वो क्या करता है, वापस जब जाता है ना, लौटता है, तो उसको 4 hours and 30 minutes लगते हैं। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट पे वो वापस लौटता है। कितने स्पीड से भाई, 4 hours 30 minutes की स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। उस टाइम आपको स्ट्रीम की जो है स्पीड बतानी है कि इसकी स्पीड क्या होगी, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, कुछ भी मान लो भाई, XYZ कोई ज़रूरी नहीं है, जो तुमको मन करे तुम मान लो। हम यूजुअली तुम लोग को बता रहे हैं तो हम x किलोमीटर/आवर मान लेते हैं, नहीं तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर अप स्ट्रीम जाएगा, अगर तुम स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो तुम्हारी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, तो स्ट्रीम तुम पे फोर्स लगाएगा तो तुम्हारी स्पीड तो घट जाएगी ना। स्टिल वाटर में तुम्हारी जितनी स्पीड है, अब स्पीड क्या होगी, है ना। तो अगर अप स्ट्रीम की स्पीड कहते हो ना, कि अगर अप स्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट
कौन से थी में सर? आपको अप स्ट्रीम बताना है कि अप स्ट्रीम जो है, अगर बोट जा रही है अप स्ट्रीम, तो बताइए भाई कि अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या रहेगी? तो सर बोट की स्पीड क्या होगी? अगर स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो बोट की स्पीड घट जाएगी। बोट की स्पीड कितनी थी? 15। अरे 15 किलोमीटर की स्पीड से बोट जा रही है और उस पर स्ट्रीम जो है, उधर से स्ट्रीम आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से x किलोमीटर, तो उतना तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना, रोकेगी ना उसको, तो भाई उसको माइनस कर देंगे, उतनी स्पीड उसकी घट जाएगी। तो हम कहते हैं सर ये हो जाएगी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो? एंड अगर ये 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पे वापस जाती है ना, तो अब उसी पॉइंट पे वापस जाती है तो उसको कितने टाइम लग जाते हैं? 4 आवर्स 30 मिनट लग जाते हैं। तो भाई एक काम करते हैं, हमारे पास कितना किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है? 30 किलोमीटर का। 30 किलोमीटर डिस्टेंस का कवर करने में कितना लग रहा है टाइम? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 बाई 15 माइनस एक्स, है ना। और इसको ये काम करने में कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है सर इसको लग रही है 4 आवर्स 30 मिनट। का मतलब क्या है? 4 आवर्स का मतलब 4 और 30 मिनट्स का मतलब क्या होती है? 13/2 यानी 4 1/2 आर, है ना, जिसको आप 9/2 भी कह सकते हो। इसको आप सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सेम पॉइंट पे जाती है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है एंड अच्छा इसने, सॉरी सर, इसने क्या किया है कि देखो क्या कर रहा है, इसने कहा कि सर यहां से बोट इधर की ओर ट्रेवल की ना, पहले अप स्ट्रीम की ओर ट्रेवल किया 30 किलोमीटर, और अगर ट्रेवल करके फिर से वापस आई है, और इतना काम करने में उसको 4 आवर्स 30 मिनट लगे हैं, इतना काम करने में। अब इक्वेशन बनेगा, समझ रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर अप स्ट्रीम जाएगी पहले तो इसको जाने में कितना टाइम लगेगा? पहले तो इसको डाउन स्ट्रीम जाना पड़ेगा, तो 30/x। फिर अप स्ट्रीम जाएगी तो टाइम कितना लगा? 30/15 माइनस एक्स। और सर इसको टोटल टाइम कितना लगा? 4 आवर्स 30 मिनट लगा, तो 4 1/2 आई मीन 9/2 कर देंगे चीज़ों को। 30 आप कॉमन निकाल लो, आप सोल्व कर लो इसको, बड़ा इजी है ना। कर दूं क्या? देखो 30 हमने कॉमन ले लिया भाई, ये क्या होगी? 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गई? डाउन स्ट्रीम जाएगी तो क्या x ही लगेगा? नहीं सर, डाउन स्ट्रीम अगर ये चली गई तो x प्लस 15, डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप डाउन स्ट्रीम की बात करते हो तो डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हो जाएगी? x प्लस 15 हो जाएगी। समझ गए बातों को? क्योंकि एक बार अप स्ट्रीम होगा यानी आई मीन स्ट्रीम के अपोजिट, और एक बार स्ट्रीम की डायरेक्शन में ही जाएगी। पहले जा रही है स्ट्रीम के डायरेक्शन में और फिर से लौट के आ गई, तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, इक्वल टू कितनी हो गई? 9/2 हो गई। 9/16 इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं सर, 10 टाइम्स 3 टाइम्स, और भी कट हो सकते हैं, 3/20 हो रही है, कैलकुलेट कर लो। x प्लस 15 एंड 15 माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स प्लस x प्लस 15, और बाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/20। अब आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 प्लस 15 कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, 30 एंड बाई कितनी हो जाएगी? 225 एंड माइनस कितनी हो जाएगी? x स्क्वायर इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इसको 3/20 कर दो दोस्त, यहाँ से आपका आंसर भी आ गया। इसको अगर आप कैंसिल करो तो ये 10 आ जाती है ना, 10, और इसको इधर और इसको इधर कर देंगे चीज़ों को, इधर कितना हो जाएगा? कर दूं? चलो भाई मैं ही कर देता हूँ, इसको इधर कर दो, 200 हो जाएगी, 200 इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इसको इधर 225 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ ले आओ दोस्त, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो -25 इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक +5 आएगी और एक -5 आएगी।
एक्स क्या है दोस्त, स्ट्रीम की डायरेक्शन, स्ट्रीम का जो है वो स्पीड है। तो स्ट्रीम की स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास आंसर क्या है, x इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए आ जाइए भाई, फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पोल हैज, अच्छा ये क्वेश्चन भी है 2016 में, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड, ठीक है, एक पोल खड़ा किया जाता है ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 17 मीटर इन सच अ वे, आई मीन एक सर्कल है, मैं पहले एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, तुम ध्यान से देखना, सर्कल मैं एक बना रहा हूं दोस्त, ठीक है, सर्कल पहले मैं बनाता हूं। यह सर्कल है सर, कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है, डायमीटर 17 मीटर का है। डायमीटर जब 17 मीटर का है दोस्त, तो तुम देख लो यहां से यहां तक की डायमीटर इसकी 17 मीटर है, ठीक है, ये 17 मीटर की डायमीटर है इसकी। उसने कहा कि एक पोल इरेक्ट किया गया है एक पॉइंट पर, इसके बाउंड्री, सर्कुलर पॉइंट के किसी भी बाउंड्री पर उसने एक पोल को खड़ा कर दिया है। अच्छा, एक पोल उसने सपोज यहां पर इस बाउंड्री पर उसने एक पोल बना दिया है, ठीक है, ये पोल उसने यहां पर खड़ा कर दिया। अब उसने क्या कहा है, अब डायमीटर से डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स। देखो ये क्या कह रहा है, ये लाइन को समझना जरूरी है। ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर्स, है ना, कह रहा है कि आपके पास जो है, पहले तो ये लाइन समझो, आपके पास दो गेट है उस पार्क में बना हुआ है, डायमेट्रिकली अपोजिट है, फिक्स्ड गेट है, ए एंड बी है, आई मीन एक गेट यहां पर है दोस्त और एक गेट यहां पर है, समझ गए, आई मीन दो फिक्स्ड गेट के बीच का डिस्टेंस 17 मीटर, ठीक है। अब उसने एक बात और कहा है, इस लाइन में इस तरह से है कि डिफरेंसेस बिटवीन ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। अब कह रहा है कि इस पोल से इस दोनों गेट के बीच का डिस्टेंस है 7 मीटर का, समझ रहे हो, आई मीन ये पोल है और ये गेट है, तो इस पोल और इस गेट के बीच का जो डिस्टेंस है और इस गेट और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, उस दोनों का डिस्टेंस का अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना है, 7 मीटर का है, समझ गए। ये पोल है, ये दोनों गेट है ना, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, उस दोनों के डिस्टेंस के बीच का डिफरेंस कितना है, गैप कितने का है, 7 का है, समझ गए। सपोज अगर हम इसको A मान लें, इसको अगर हम B मान लें और इसको हम C एज्यूम कर लें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ज्योमेट्री का सर्कल का चीज पता होना चाहिए। उसने क्या कहा है जो सुनो, उसने कहा है कि AB और AC, हमने कहा कि लेट AB इक्वल टू, यार एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं चीजों को, देखो कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि AB नहीं, पहले AC मान लेते हैं इसको, चलो हम, क्योंकि AC वाला छोटा दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है थोड़ा, तो इसको AC मान लिए। हमने कहा कि AC को मान लिया हमने X, कि इस गेट और इस पोल के बीच का डिस्टेंस X है, तो AB इक्वल टू क्या होगा, तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस का गैप है अगर 7 का, तो पक्का ये जितना रहा होगा उससे ज़्यादा 7 ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि अगर ये 5 है तो ये 12 रहा होगा, तब ना दोनों के बीच कितने का गैप है, 7 का। तो अब x है तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7। अब हमने मान लिया, अरे हमने कहा कि ये x है सर, तो ये कितना हो गया, x प्लस 7 हो गया। अब तुम एक चीज जानते हो, ज्योमेट्री के अंदर आपने क्या पढ़ा है कि सर्कल पे अगर डायमीटर से किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ये बात याद है। तो आप एक बात बताओ, ABC कौन सा ट्राइंगल होगा, ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये बात तो क्लियर है ना, ये कौन सी ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस प्रमेय आती है ना, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर दो, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हो आप, है ना, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर दो, यूज करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, BC स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। और आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 की होल स्क्वायर
इक्वल टू कितना हो जाएगी भाई, 17 की स्क्वायर करेंगे तो कितनी आ जाएगी 289, है ना। अब आप चीज़ों को कैलकुलेट करो, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यार 14x प्लस 49, है ना। 49 अगर इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x और माइनस कितनी हो जाएगी 240 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0, है ना। इसको कैलकुलेट करना आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120, 7x प्लस में माइनस 120 है, इसका मतलब 15x एंड 8x, x प्लस 15 माइनस 8x, x प्लस 15 और इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0। x की वैल्यू आप बता सकते हो, x की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस 15 एंड 8, एक 8 आ जाएगी। तो x की आपके पास क्या क्या वैल्यू आ गई जरा देखना, x की दो वैल्यू है, एक 8 है और एक माइनस 15 है। x की वैल्यू माइनस 15 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो हम इसको कैंसल आउट कर देंगे। हमारे पास आंसर क्या हो गई 8। फाइंड द डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू गेट्स वेयर द पोल इज टू बी इरेक्टेड, दोनों गेट से इस पोल का डिस्टेंस बताना है। तो एक से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आई मीन AC की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। समझ गए बातों को, 8 प्लस 7 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 15। समझ गए बात को, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ये भाई डिस्टेंस है तो मीटर में ले लो, क्योंकि आपके पास यहाँ मीटर में दिया हुआ है, 17 मीटर दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे मीटर में ले लो। आंसर क्या हो जाएगा, एक गेट से 8 मीटर की डिस्टेंस पे पोल है और एक गेट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे पोल है। नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 बोथ विल हैव रियल रूट्स। रियल रूट्स के लिए क्या होती है कंडीशन, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कर दो उसको भाई, क्या कर सकते हैं, करने का सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल है। देखो के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 64 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ से करोगे तो पता है क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 256। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, इसको लिखते हैं के लेस देन और इक्वल टू माइनस 16, है ना। और इसको क्या लिखते हैं दोस्त, के ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन है। दूसरा देखो भाई, दूसरा कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, इसको भी कर दो, माइनस 8 की स्क्वायर माइनस 4 के 4ac करेंगे यही आएगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा 4 के लेस देन इक्वल टू 64, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, k की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 16। अब कहता है कि अब आप दोनों में सोचो भाई, दोनों में क्या आंसर हो सकता है, मैं बताता हूं सुनो। ये कहता है k की वैल्यू 16 और 16 से छोटा, ये कहता है k की वैल्यू 16 लेकिन 16 से ग्रेटर। हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू, k की पॉजिटिव वैल्यू, तो निगेटिव वाले को तो पहले ही हटा देंगे। इसमें माइनस 16 एंड माइनस 16 से छोटा k की वैल्यू आ रही है तो पहले ही हट जाएगा। पॉजिटिव कौन दे रहा है, अब रह गई हमारे पास ये वाली बात और ये वाली बात। ये कह रहा है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, और ये कह रहा है कि k की वैल्यू दोनों का कॉमन, ये लेना है कि दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है। समझ रहे हो, इस केस में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू देखते हैं। तो कॉमन वैल्यू के लिए क्या लिखा जाता है, एंड, ठीक है। और इसने कहा है कि k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 16। अब दोनों झगड़ा कर रहा है, ये कह रहा है कि k की वैल्यू है 16 और 16 से ग्रेटर, ये कह रहा है कि k की वैल्यू है 16 लेकिन 16 से लेस। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो ये कहता है एक लेस एक ग्रेटर, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, 16 ये भी है, इसके पास भी और इसके पास भी। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा पास, k की वैल्यू क्या हो गई 16। समझ गए बातों को, k की वैल्यू क्या आ गई 16, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, तो k की पॉजिटिव वैल्यू क्या हो गई दोस्त 16 हो गई। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट जो है अच्छा क्वेश्चन है, 3/8 ऑफ द स्टूडेंट of a class opted for visiting an old age home. 16 students opted for having a nature walk. A square root of total number of students in the class opted for tree plantation in the school. The number of students who visited an old age home is same as the number of students who went for a nature walk
and did tree plantation, find the total number of students, what values are inculcated in students through such activities। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को तुम एज्यूम कर लो। तो हमने कहा इसको बड़े आसान से करेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना 6 मार्क्स और 4 मार्क्स में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हम कहते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई मीन उस क्लास के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्त। हमने कह दिया कि सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर x है, कितने हैं x, हमने मान लिया। अब हम कहते हैं कि उस क्लास का जो है ना, कुछ लड़का जो कि सोचा कि चलो पुराने घरों को देखते हैं, है ना, तो वो उसकी संख्या कितनी है 38 है। तो ओल्ड एज होम को विजिट करने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, वो है 3/8x। ये चीज मैंने पहले क्लियर कर लिया। 16 स्टूडेंट्स जो है उसको नेचर वॉक करने का बड़ा शौक है, 16 स्टूडेंट्स है, तो 16 स्टूडेंट्स चलो क्लास का वैसा है, हमने उसको भी मान लिया। उसने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑप्टेड फॉर ट्री प्लांटेशन इन द स्कूल। अब क्लास रूम के अंदर जितनी स्टूडेंट हैं उसके अंदर उसका टोटल स्टूडेंट का स्क्वायर रूट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं x, तो उसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x जो स्टूडेंट है उसको ट्री प्लांटेशन करने का बहुत शौक है, स्कूल के अंदर वृक्ष लगाने का बड़ा शौक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर अ नेचर वॉक एंड डिड प्लांटेशन। यानी कहना क्या चाह रहा है कि इस दोनों का सम जो है इसके इक्वल है, बस सिंपल सी बात है ना, कि जितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी ओल्ड एज देखने गए, तो जो स्टूडेंट नेचर वॉक पे गया और जो जिसने भी ट्री प्लांटेशन किया उस दोनों के सम के इक्वल है। तो बड़ा आसान है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लिया भाई। 3/8x इक्वल टू कितना हो गया, √x + 16 हो गई तुम्हारी काम। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, कैसे करते हैं जो सुनो। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए तुम कुछ मत करो, एज्यूम कर लो। क्या करते हैं, देखो भाई, लेट इस √x को तुम y मान लो, √x इक्वल टू क्या हो जाएगी y, और इसकी वैल्यू, y की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती है, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पूछो क्यों, y ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव, y ना तो निगेटिव होगा और ना ही 0 होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि x जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये तो 0 कभी आएगा नहीं, क्योंकि √0 करेंगे तभी ना 0 आता y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 0 कैंसिल नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी निगेटिव हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, कभी नहीं ऐसा होता है। अच्छा, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसीलिए y ऑलवेज पॉजिटिव है। अब हम काम कर लेते हैं, अगर √x को y कहते हैं तो x को क्या कहेंगे y²। ये बात क्लियर है, तो हमारे पास बन गई ना इक्वेशन। अरे भाई ये क्या हो गया, 3/8y² इक्वल टू y + 16। काम कर लो, ये इक्वेशन तुमको सोल्व करना है, ठीक है। 3/8y² इक्वल टू y + 16, ठीक है। इक्वेशन को सोल्व करना बड़ा आसान है, कैसे करेंगे, इसको इधर मूव कर दो, 3y² + 8y इक्वल टू 8y इक्वल टू क्या हो जाएगी 8y, अब प्लस कितनी हो गई 128, सही है। एक तरफ लिया 3y² - 8y - 128 इक्वल टू 0। यहाँ से आप y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही फाइनल आंसर नहीं होगा दोस्त, ये मैं बता देता हूं अभी तुम्हें। इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आपको फाइनल आंसर, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, तो जो भी y की वैल्यू आएगी, जो भी y की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू अगर तुमको यहां से जो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालने के लिए आप y की क्या करोगे स्क्वायर, y की क्या करोगे स्क्वायर, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, यही तो है, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको भूलना नहीं है। पता चला तुम यहीं पे छोड़ दो क्रियाकलाप को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है x है।
और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x है तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन तुम्हें किसकी वैल्यू देगा, y की वैल्यू देगा, है ना। y की वैल्यू यहां से जो भी आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, जो वैल्यू आएगी उसकी स्क्वायर कर देनी है। क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम आगे करोगे कैलकुलेशन। अगला क्या है भाई, नेक्स्ट देखो, हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना। फाइंड x इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स माइनस बी, टू। इसने एक चीज कह रखा है कि x की वैल्यू a, b, c नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो काम आसान, कैसे कर सकते हैं, जो सुनो भाई। एक काम तो कर ही सकते हैं ना, a बाई एक्स माइनस ए, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, c बाई एक्स माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई एक्स माइनस बी, और माइनस क्या हो जाएगा, यानी प्लस में क्या रह जाएगा, c बाई एक्स माइनस सी। ये बात तो क्लियर है तुम्हारा, समझ गए बातों को। अब तुम एक काम करो, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से जब चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस c इंटू एक्स माइनस ए, इक्वल टू क्या हो जाएगी, b इंटू एक्स माइनस सी, अब प्लस c इंटू क्या हो जाएगी, x माइनस बी। इधर क्या बच जाएगा दोस्त, इधर बच जाएगा आपके पास x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। अब हम एक चीज सोचते हैं, a, b और c के टर्म में x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। x माइनस सी इधर भी है, x माइनस सी इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वो तो गया। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x माइनस ए, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा x माइनस बी। ये चीजें क्लियर है, समझ गए बातों को। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना ठीक है, करो। हमारे पास क्या आ रही है, a इंटू एक्स माइनस सी, पहले एक बार चीज़ों को लिख लेते हैं, है ना, माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, है ना, और बाई कितना हो गया, x माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू कितने आ रही है, इक्वल आ रही है b इंटू एक्स माइनस सी, प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है c इंटू एक्स माइनस बी, प्लस में क्या लिखा हुआ है, c इंटू एक्स माइनस बी, और बाई कितनी हो रही है, ये हो रही है x माइनस बी। अब चीज़ों को जरा इजीली कैलकुलेट करो तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ax माइनस ए सी माइनस सी एक्स प्लस ए सी, ठीक है। तो ये और ये तो गया, है ना दोस्त, और बाई कितना हो गया, x माइनस ए, इक्वल टू कितना हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा ये बी एक्स माइनस बी सी, है ना, बी सी हो जाएगी ना, और प्लस कितना लिखा हुआ है, सी एक्स, और माइनस कितनी हो जाएगी, बी सी, और बाई कितनी हो जाएगी, बाई एक्स माइनस बी, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ जरा, ये तो मैंने सही किया है ना, c बाई एक्स प्लस सी, और इसको इधर लाया, नहीं गलत है, ये माइनस हो जाएगी यहाँ पर, वही मैं सोच रहा हूँ, थोड़ी सी एक्सप्रेशन गलत हुई है, माइनस बी, यहाँ अब सही है, क्योंकि चीज़ें दिख जाती है, माइनस यहाँ पे, यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगी, प्लस, अब ये और ये कैंसल, तो हमारे पास आ गई, ये क्या हो गया भाई, x यहाँ से निकल गई, a माइनस सी आ गई, और क्या हो गया, इक्वल टू, इधर से आप निकाल लो x c माइनस बी, और इधर क्या हो गई, x माइनस ए, और इधर x माइनस बी, ठीक है। ये बात तो यहाँ तक आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम तो कर ही सकते हैं, x a और b नहीं है तो उल्टा उल्टा इधर उधर कर दो, x जो है, x देखो इसमें भी है, x इसमें भी है, तो और क्या किया जा सकता है, एक काम और कर सकते हैं, x को एक साइड ले आओ, तो सबसे पहली बात तो x की वैल्यू आपको 0 1 आ जाएगी, क्योंकि इधर अगर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो x तो कॉमन निकल जाएगा, और इसमें हो जाएगा a माइनस सी और बाय एक्स माइनस ए, और इसमें क्या हो जाएगा, c माइनस बी और बाय एक्स माइनस बी, और इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0। तो x की एक वैल्यू 0 यहाँ से, और आप यहाँ से कैलकुलेट करें, है ना, इसको भी मैं ही कर दूँ, चलो आ जाओ फिर करता हूँ भाई, एक थोड़ा सा और सपोर्ट, x की वैल्यू 0
पहली आंसर तो तुम्हारे पास ये है, लेकिन ये काम से नहीं चलेगा क्योंकि उसने कहा कि x की वैल्यू तुम्हें a, b और c के टर्म में चाहिए, है ना। तो वो वही वाली आंसर लो तुम, इसको कैलकुलेट करो। a माइनस सी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, करना आसान है। x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगी। क्योंकि x माइनस ए और x माइनस बी कभी जीरो हो नहीं सकती है, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगी। x माइनस बी यहाँ से क्या आ रही है, x माइनस बी इंटू क्या हो गई, a माइनस सी, और माइनस क्या हो गई x माइनस ए, और इंटू क्या हो जाएगी दोस्त, c माइनस बी, इक्वल टू क्या हो गई, जीरो। अब इसको तुम्हें सोल्व करना है ना। सोल्व करने का तरीका तुम्हें मालूम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेट कर लें चीज़ों को और फटाफट करें। ये तुम्हारा होमवर्क है, आप होमवर्क में करें इसको, जरूर आपके पास आंसर आएगी इसकी, है ना। ax है, सिंपली मल्टीप्लाई, जो भी करना है कर लो, फटाफट आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज इतना। अच्छा, इफ द पीस, ये भी क्वेश्चन आसान है। कैसे, जो देखो, एक लेंथ ऑफ पीस है क्लॉथ का, जिसका क्लॉथ का एक जिसको कह सकते हो लेंथ है, जिसका 200 रुपीज कॉस्ट है। अगर 5 मीटर लॉन्गर होता, अगर मैं कहता हूं कि लेंथ जो है ना उसकी वो x मीटर है, कितनी है दोस्त, x मीटर हमने मान लिया। x मीटर का कॉस्ट कितना है, 200, तो रेट क्या हो गया उसका, x बाई 200। ये बात तो समझ गए, यही ओरिजिनल रेट है। कपड़े की ओरिजिनल रेट क्या हो जाएगी, x बाई 200, इतना रुपीस पर मीटर, ठीक है। x बाई 200 की वैल्यू लास्ट में तुम्हें फाइंड आउट। 5 मीटर लॉन्ग होता अगर ये, आई मीन x अगर 5 मीटर लॉन्ग होता, x प्लस 5 होता ये, ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट RS 2 रुपीज लेस, आई मीन, और जितना कपड़ा है आपके पास वो x बाई 200 की जो वैल्यू है वो 2 से कितनी होती, लेस होती, 2 से क्या हो जाती, लेस हो जाती, आई मीन इतना होता भाई, x बाई 200 माइनस 2। तब आपके पास द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड, आई मीन ये 200 का 200 ही रहता, ऐसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये जो है कॉस्ट चेंज नहीं होता, जब ऐसा होता तो, समझ गए, फटाफट कर लो। x प्लस 5 कर लेते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 की स्क्वायर, समझ रहे हो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, कैलकुलेट कर लो। इसको करेंगे तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 400, कर लो चीज़ों को, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना। इसको कर सकते हैं क्या, इसको कर सकते हैं क्या, कर लेते हैं, प्लस 5x माइनस कितना हो जाएगा 400x इक्वल टू कितनी हो गई, माइनस 200, माइनस कितनी हो जाएगी दोस्त 200, है ना, माइनस कितनी हो गई 200 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 200 मल्टीप्लाई 200, समझ गए। इतनी बड़ी अमाउंट में तुम्हें चीज़ें मिल रही है तो थोड़ा कैलकुलेशन देखना ही पड़ेगा, इसमें कर लेते हैं, करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 400x कितना हो जाएगा दोस्त, माइनस 395x हो जाएगी, माइनस 395x। मुझे लग रही है चीज़ें कुछ ज़्यादा लेंदी जा रही है, तो मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ इज RS 200 रुपीज़ है उसकी, ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट है उस लेंथ की। इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर पीस 5 मीटर लॉन्गर हो जाता तो ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट RS 200 लेस, एंड जो क्लॉथ की जो पर मीटर जो उसकी जो कॉस्ट है उसको 2 रुपीज़ लेस कर दिया जाए, तब आपके पास क्या कर रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, तब उसकी कॉस्ट क्या होती, कम होती। सही है, इक्वेशन भी सही बना हुआ है, 200 आपके पास आएगी क्योंकि आपके पास 5 मीटर लॉन्ग किया, अब ये पर मीटर कॉस्ट कर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमेन अनचेंज, आई मीन 200 का 200 ही रहेगा। हमारी इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, है ना।
और इसमें देख लेते हैं एक बार, इसमें x माइनस एक्स बाई 200 माइनस 2 x माइनस 400, ये भी सही है। x प्लस 5x माइनस इतना और माइनस इतना 2000 होगी दोस्त। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, 2000 होगी, है ना, 2000। तो माइनस कितनी हो जाएगी 2000 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2 1 2 3 4, है ना। अब आप इसको कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 395 x, इसको अगर इधर से इधर ले आते हैं तो 40,000 में 2000 माइनस करते हैं तो 38,000, लेकिन इसको अगर इधर लाते हैं तो माइनस 42,000 हो जाएगी, इक्वल टू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। समझ गए। अब हम चीज़ों को कैसे कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तुम्हारा काम है तुम एक श्रीधराचार्य रूल लगाओ, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, है ना। ये वाली कब काम आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर और बाई कितनी है 2a। ये काम करके देख लो, अगर काम होती है तो इससे कर लो, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। ओके दोस्त, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।